Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I am Monica and today we will continue our topic that is electrochemistry. देखिए स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस के बारे में स्टडी कर लिया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड हम आज एक स्टडी करने वाले टॉपिक जिसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, दैट इज योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले देखना है क्योंकि उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा ये टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन द मोलर कंडक्टेंस एंड आफ्टर दैट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, effect of dilution on specific conductance। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दिस। ठीक है, तो देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमने सबसे पहले डेफिनेशन को स्टडी कर लिया था। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? ठीक है, तो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? सिंपली इट रिप्रेजेंट्स द पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर मैंने आपको बताया था कि 1 ml वॉल्यूम के लिए हम ये चीज स्टडी करते हैं। मतलब हमने क्या करना है, ये फिक्स है आपके पास। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml। इस वॉल्यूम के अंदर हमने कंडक्टेंस को स्टडी करना है। ठीक है, हमें डायल्यूशन का इफेक्ट देखना है किसके ऊपर? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर। ठीक है, और स्पेसिफिक रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml। तो देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया था कि कंडक्टेंस को कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि तो मोबिलिटी होता है, सेकेंड वन इज योर नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, तो इन दोनों का ही रोल हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो देखो कैसे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो आपको कई बार ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया जाता है पेपर में, लेकिन आप हमेशा ही क्या लिख कर आते हो वहां पर कि डायल्यूशन के साथ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। बट दैट इज टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है ना कि आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है वो डिक्रीज करती है, जबकि मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। देखो उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ, बस ध्यान से इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो देखो ध्यान से। अब मेरे पास जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे हम इस चीज को। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, मेरे पास एक बीकर है। ठीक है, उसके अंदर मैंने ले लिया आपके पास 1 ml। ठीक है, दिस इज योर 1 ml। फाइन, देखो मैंने ले लिया 1 ml। ठीक है, इसके लिए मैंने लेट सपोज मैंने ले लिया कि इसके अंदर आपके पास 8 आयंस हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 1 ml, देखो ध्यान से देखो 1 ml, मैंने 1 ml के लिए ही स्टडी करना है कि डायल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा। अब तक मैंने डायल्यूशन नहीं किया। डायल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप उसके अंदर वाटर ऐड करते हो। डायल्यूशन मतलब क्या, किसी भी चीज को डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन को कम करना। मतलब जो आपके पास वाटर है आप उसके अंदर वाटर ऐड करते जाओगे ताकि उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए। कंसंट्रेशन का मतलब ही ये होता है कि जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन थी ना उसको कम करना है, और वो कम कैसे होगी, वाटर के थ्रू। ठीक है, देखो मैं आपको पूरी चीज समझाऊंगी कैसे होता है ये डायल्यूशन, क्योंकि बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं हो पाती। डायल्यूशन का मतलब सिंपल वही चीज समझ लेते हैं कि हमने वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, बट उसमें क्लियर कट एक मतलब एक समझना किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर डायल्यूशन कर दिया। ठीक है, डायल्यूशन मीन्स मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, वाटर की अमाउंट ज्यादा कर दी। फाइन, तो डायल्यूशन, इसको लिखो डायल्यूशन, आफ्टर डायल्यूशन। फाइन, ये जो चीज थी आपकी वो क्या थी, बिफोर डायल्यूशन, बिफोर डायल्यूशन। फाइन, एंड दिस इज जो अभी आपके पास आएगा वो आफ्टर डायल्यूशन आएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, बीकर में वही आपने क्या किया, यहाँ पर क्या था, प्रीवियस मेरे पास 1 ml वाटर था। ठीक है ना, 1 ml वाटर के अंदर 8 आयंस प्रेजेंट थे। तो सपोज कर लेते हैं NaCl के आयंस हैं। ठीक है, मतलब 4 आपके Na पॉजिटिव के, 4 आपके Cl नेगेटिव, टोटल आपके पास 8 आयंस हैं। ठीक है, ये मान के चल रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो यहाँ पर, जरूरी नहीं NaCl, कोई और भी ले सकते हो।
यहाँ पर क्या किया मैंने, आफ्टर डाइल्यूशन के बाद मैंने बोल दिया यहाँ पर मेरे पास 4 ml आ गया, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पर 3 ml और ऐड कर दिया। 1 ml में अगर मैंने 3 ml ऐड कर दिया तो कितना बन गया 4 ml। ठीक है, तो ये आपके पास चीज आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। फाइन, तो यहाँ पर मेरे पास कितने आयंस, देखो आयंस के अमाउंट तो मैंने कुछ डिस्टर्ब नहीं की ना, क्योंकि मेरे पास 8 आयंस थे, तो अब भी मेरे पास 8 ही आयंस होंगे। मैंने आयंस का कुछ नहीं किया, लेकिन सिंपल मैंने वाटर ऐड कर दिया, मतलब उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैंने कम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पर कितने आयंस है, वही सिमिलर 8 आयंस हैं इस वाटर के अंदर, यानी डाइल्यूशन के बाद। 8 आयंस किसके हैं, 4 Na पॉजिटिव और 4 Cl नेगेटिव, टोटल कितने हो गए 8। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ आयंस उतने ही हैं, क्योंकि मुझे पर यूनिट वॉल्यूम देखना होता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा चुकी स्पेसिफिक का मतलब है, इसलिए मैंने इस पर जोर दिया था, क्योंकि आपको तो ये चीज स्टेटमेंट ही क्लियर हो जाए देखते कि मुझे तो 1 ml के अंदर देखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर देखना है। ठीक है, इफेक्ट है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर डाइल्यूशन के बाद मैंने स्टडी कर लिया। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ देखो मेरे पास 1 ml के अंदर कितने थे बेटा, 8 आयंस थे। क्लियर, ठीक है। यहां देखते हैं, क्योंकि देखो मुझे तो 1 ml के अंदर स्टडी करना है, मुझे क्या लेना देना है कि 4 ml है। ठीक है ना, मुझे तो 1 ml के लिए देखना है, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर इफेक्ट देखना है। यहाँ देखो दिस इज फॉर 1 ml, तो यहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं, यहाँ पर तो मुझे सिंपल है कि ये तो सिंपल स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए ही दिया गया है कि 8 आयंस हैं प्रेजेंट। यहाँ देखते हैं, यहाँ मेरे पास क्या है, 4 ml के अंदर 8 आयंस हैं, लेकिन मुझे तो 1 ml के लिए देखना है, 1 ml यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर देखना है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम देखना है। तो कितना आ जाएगा, 1 ml के लिए कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 2 आयंस आ जाएंगे आपके, है ना। तो यहाँ से देखो ध्यान से, 8 आयन से कितने आयंस हो गए, 2 आयंस हो गए फॉर द पर यूनिट वॉल्यूम। जितना भी डाइल्यूशन करो, मतलब यहाँ पर 12 हो 50 हो, कितना भी डाइल्यूशन हो जाए, तो आपको क्या करना है, वहां पर जितनी ml से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको यूनिटरी मेथड आई होप आपको आता होगा इतना मैथमेटिक्स, कि अगर 4 ml 8 आयंस है तो 1 ml में कितने आयंस होंगे, सिंपल 2 आयंस होंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, 8 आयंस से, यानी कि जब बिफोर डाइल्यूशन था तो 8 आयंस थे, तो 8 आयंस आपके पास कितने हो गए, 2 आयंस हो गए आफ्टर डाइल्यूशन। यानी बिफोर डाइल्यूशन से आफ्टर डाइल्यूशन के बाद जो नंबर ऑफ आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या हो रहे हैं, ध्यान से देखो, डिक्रीज हो गए मेरे पास, है ना। और मैंने आपको यही चीज बताई थी मेरे प्रीवियस लेक्चर में कि जो कंडक्टेंस होती है वो डाइल्यूशन के बाद क्या करती है, सॉरी, जो कंडक्टेंस होती है आपकी, वो आपकी नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ देखो मोबिलिटी तो ठीक है बढ़ रही है नो डाउट, क्योंकि डाइल्यूशन हो रहा है तो मोबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी, लेकिन जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो तो डिक्रीज हो गए। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वहां पर ध्यान से सुनना, कि जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो प्रीडोमिनेंट फैक्टर होते हैं एज कंपेयर टू योर मोबिलिटी। तो यानी कि जो मेरे पास नंबर ऑफ आयंस तो डिक्रीज हो गए, तो यानी कि मेरे पास जो डाइल्यूशन के बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस रहेगी वो भी डिक्रीज होगी। कंडक्टेंस का मतलब ही क्या होता है, मैंने आपको हमेशा ये चीज बताई है कि ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज योर कंडक्टेंस। लेकिन वही ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर हम किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम यानी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर देख रहे हैं तो दिस इज योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सिंपल बिल्कुल डेफिनेशन, ठीक है, रटना नहीं कुछ भी, बस डेफिनेशन देखो, सिंपली एज्यूम क्या करो कि क्या 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 मैंने मतलब उसके बारे में सोचो और देन आप डिफाइन करो उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ लिखो कि आफ्टर की मतलब इसमें आप क्या लिखोगे, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद अब ये लिखो कि मोबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, क्योंकि मैंने बताया था फैक्टर 2 ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके, मैंने टेम्परेचर बताया था, मोबिलिटी और यू कैन से योर नंबर ऑफ आयंस। बट नंबर ऑफ आयंस एंड मोबिलिटी आर 2 मेन फैक्टर्स in which the number of ions is your predominant factor which decide your conductance। ठीक है, तो यहाँ पर देखो on dilution mobility increases, no doubt increase तो कर रही है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट फैक्टर जिसके ऊपर कंडक्टेंस डिपेंड करती थी। दूसरा फैक्टर क्या है आपके पास, नंबर ऑफ आयंस। लेकिन नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए मेरे पास, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, so your specific conductance decreases on dilution। okay,
तो आई होप आपको समझ में इतनी चीजें आई होंगी कि यही दो चीजें थी, बट प्रीडोमिनेंट फैक्टर जो आपके पास था वो नंबर ऑफ आयंस था। मैंने एक लाइन बोली थी, ध्यान से सुनना उस चीज को, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। तो अब देखो यहाँ पर मोबिलिटी एंड योर नंबर ऑफ आयंस। अब देखो यहाँ पर इतना तो समझ में आई होप आपको आया होगा कि नंबर ऑफ आयंस तो डिक्रीज कर रहा है, मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया मैथमेटिकली भी। तो ये मैथमेटिकली इस तरीके से होता है, बट जब 12th क्लास में स्टडी करते हो तो डायरेक्टली आपको ये चीज बताई जाती है कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है आयंस के बीच में, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाते हैं। बट दिस इज योर मैथमेटिकली प्रूफ, ठीक है। तो दिस इज योर, अगर आप देखो तो ये मैथमेटिकली प्रूफ है आपके पास यहाँ पर कि आप किस तरीके से डिफाइन करोगे इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो एग्जाम में सिर्फ ये दो चीज लिखकर आनी होती है, ठीक है। जब आपको ये डिफाइन करते हो तो ये लिख के आते हो, एक्सप्लेन आप बाद में कर सकते हो नो डाउट, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, जब 12th क्लास में बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो वहां पर क्या होता है ना, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं बताते, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, आपको सिर्फ ये चीज लिखनी होती है जो एग्जामिनर देखता है, ठीक है। ये तो भी 12th क्लास की बात। और भी एग्जाम जब आप अटेम्प्ट करते हो, सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके, तो वहां पर आपको सिर्फ ये लाइन लिखी देगी, कौन सी, डिक्रीजेस ऑन डायल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑन डायल्यूशन डिक्रीजेस, आपको ये लाइन लिखी देगी। और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको क्वेश्चन आगे कराऊंगी वहां पे आपको क्लियर कट ये चीज दिखेगी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर सिर्फ ये वाला टिक करके आना होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला अंडरलाइन किया है, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, ओके। ये बच्चों को समझ नहीं आता, बट मैंने जिस तरीके समझाया हो आपको समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना, आपको जब आप बोलते हो डायल्यूशन के बाद, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, डायल्यूशन के बाद आपके पास क्या होता है, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आयंस के पीछे वो डिक्रीज करती है। देखो कैसे करती है, आप ध्यान से देखना। एक चीज बता देती हूँ, कई बच्चों को क्लियर नहीं होती है चीज कि डायल्यूशन के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से कम होती है। देखो ध्यान से, मैं बहुत बार हर लेक्चर में बताती हूँ ये बात, बट क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि लैटिस एनर्जी इट इज अ डिफरेंट टर्म, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी इज अ डिफरेंट टर्म, बट क्या होता है सारा इंटरलिंक है, एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी कंसेप्ट को समझने में। वही कंसेप्ट है यहाँ पर जो मैंने आयनिक बॉन्ड में भी समझा रखा है। तो देखो किस तरीके से होता है, ध्यान से देखना। अब मेरे पास क्या था, जैसे मेरे पास है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज योर आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आपको पता है पहले से ही लैटिस एनर्जी होती है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हो गया, मैंने यहाँ पर डायल्यूशन कर दिया। डायल्यूशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि वाटर जिसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने वाटर ऐड किया तो वाटर क्या करेगा, जो आपके पास वाटर होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक सिंपल, तो यहाँ पर क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इसके ये दो पार्ट होंगे, ठीक है। पॉजिटिव आयन ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड इज सराउंडेड बाय योर नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखो कैसे, यहाँ पर क्या OH नेगेटिव, दिस इज योर OH नेगेटिव, दिस इज योर OH नेगेटिव, दिस इज योर OH, दिस इज योर OH, दिस इज योर OH। तो इस तरीके से ये जो पॉजिटिवली है ना, ये इससे सराउंड हो जाता है। सिमिलरली जो आपके पास Cl नेगेटिव है वो किससे सराउंड होगा, पॉजिटिव से, है ना। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा भी चुकी हूँ बहुत सारे लेक्चर्स में, तो वही रिपीटेशन होती है हर बार। यहाँ देखो, ठीक है। अब देखो जो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के बीच में कुछ बॉन्डिंग थी, खुद की बॉन्डिंग थी, इंटर आयनिक इंटरेक्शन थी, कोलम्बिक इंटरेक्शन बोलते हो, ठीक है। अब वो क्या होगी, रिड्यूस हो गई। मतलब क्या हो गया, जो हाइड्रोक्साइड आया था उसने क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया किसको, Na पॉजिटिव को, और जो H पॉजिटिव आयंस थे वाटर मॉलिक्यूल्स के, उसने Cl नेगेटिव को अपने टुवर्ड्स पुल कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दूसरे से क्या हो गए, दूर दूर हो गए, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ, कई बार आपको इस तरीके से भी शो कर देते हैं, सिंपल ये, इसका मतलब ही यही होता है कि जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे से बिल्कुल क्या हो गए, फार अपार्ट, मतलब बहुत दूर जा चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दी वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल खींचेंगे तो दूर दूर जाएंगे। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया कि जब भी डायल्यूशन होता है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन जो होती है वो रिड्यूस होती है, कम हो जाती है आफ्टर डायल्यूशन। समझ आया, तो ये इस तरीके से समझा सकते हो, ठीक है। तो मेनली आपको क्या क्या बताना है, एक तो इंटर आयनिक इंटरफेरेंस के बारे में समझाओगे, क्या कहा मैंने, एक तो आप समझाओगे इंटर आयोनिक इंटरफेरेंस, ये तीनों में आएगा जब आप पढ़ोगे स्पेसिफिक, मोलर और इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मोबिलिटी एंड थर्ड वन इज योर नंबर ऑफ आयंस,
ठीक है, इन तीनों चीजों के बारे में बताओगे। नो डाउट मोबिलिटी तो इंक्रीज कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि पहले जो इंटरेक्शन एक तो पास पास थे, एक दूसरे से बंधे हुए थे तो मूव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही अलग होंगे तो इजिली मूव करना स्टार्ट कर देंगे अलग अलग। ठीक है, तो यानी कि मोबिलिटी बढ़ रही है, नो प्रॉब्लम। ऑन डायल्यूशन नंबर ऑफ आयंस के बारे में मैंने इसके बारे में बताया, अभी स्पेसिफिक के बारे में नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फॉर द मोलर कंडक्टेंस। इंटर आयनिक इंटरफेरेंस में क्या समझाओगे, जैसे हम डायल्यूशन करते हैं ये वाला प्रोसीजर आप पूरा समझाओगे और कहोगे कि जो आपके पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है आफ्टर डायल्यूशन। सिंपल, ठीक है। तो ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर समझानी है। पहले आप इंटर आयनिक इंटरफेरेंस समझाना, फिर मोबिलिटी बताना, फिर थर्ड नंबर ऑफ आयंस बताना। कोई भी पैटर्न चाहे सीबीएसई हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, कहीं पर भी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फॉर द इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन द मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। देखिए स्टूडेंट, जब हम मोलर कंडक्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे तो दो चीजें हमने यहाँ स्टडी करनी है। क्या क्या स्टडी करनी है, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर इफेक्ट देखना है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर इफेक्ट देखना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ चीजें स्टडी की थी स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में, यहाँ थोड़ा बहुत और डिस्कशन कर लेते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो देखो क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, इन दोनों का इफेक्ट ही हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो देखो ध्यान से कैसे, अब यहाँ लिखती हूँ मैं, यहाँ पर जैसे आपके पास है एक तो स्ट्रॉन्ग, फिर मैं आपके पास वही तीन फैक्टर्स लेकर आऊंगी, उससे समझाऊंगी आपको। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दिस इज योर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो साथ साथ में ना नोट्स बनाया करो, सबकी थोड़ी रिटर्न की प्रैक्टिस भी होगी और आपको समझ में ज्यादा आती है ये चीजें। ठीक है, तो लिखने से ज्यादा क्या होता है, मेमोरी में आपकी वो चीजें रह जाती हैं बहुत टाइम तक। फाइन, तो देखो ध्यान से, अब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, जो ऑलरेडी डिसोशिएटेड फॉर्म में होता है, 100% डिसोशिएटेड, जिसकी अल्फा 1 होती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है, अल्फा इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो देखते हैं कैसे, जो आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास 100% डिसोसिएटेड होते हैं, ऑलरेडी डिसोसिएटेड। मतलब मेरे पास अगर 100 आयंस बिफोर है डाइल्यूशन तो 100 आयंस आफ्टर डाइल्यूशन भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉरी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसोशिएटेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ परसेंट तक ही डिसोशिएटेड और नॉट कंप्लीटली डिसोशिएटेड। ठीक है, बात करूं मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने आपको ये चीज क्लियर की थी कि वो ऑलरेडी डिसोशिएटेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, क्योंकि कुछ ml वाटर में तो ऑलरेडी वो होगा ही ना, तो उसके बाद अगर आप डाइल्यूशन भी करते हो तो उसके बाद भी वो क्या है, उतना ही। मान लो अगर 100 आयंस ऑलरेडी पहले से वो टूटा हुआ है तो उसके बाद भी वो उतना ही रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, ये वाला क्या होता है आपके पास, यहाँ पर जैसे कि मैंने बोल दिया कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पर मान लेते हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज में ब्रेक होता है। ठीक है, लेकिन डाइल्यूशन के बाद वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डाइल्यूशन के मैंने समझा दिया डाइल्यूशन से कैसे हेल्प होती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करने में। ठीक है, वो समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो उसी तरीके से, लेकिन ये ऑलरेडी 100% डिसोशिएटेड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, मैंने आपको बताई थी कि जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं, मेनली दो फैक्टर देखना है, मोबिलिटी एंड द नंबर ऑफ आयंस, इन दोनों को पढ़ेंगे। इंटर आयनिक इंटरफेरेंस में तो यही लिख कर आओगे कि इनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो रिड्यूस हो जाती है। देखो ये 100 ऑलरेडी टूटे हुए हैं, मैंने मान लिया कि 100% मतलब क्या होता है कि 100 ऑलरेडी टूटे हुए हैं आपके। ठीक है ना, तो 100 ही थे और 100 ही आपके इनिशियल थे, 100 ही फाइनल हैं। तो यानी कि मतलब क्या हुआ, 100 इनिशियल थे, 100 ही फाइनल आपको मिल रहे हैं। बस जो वाटर मॉलिक्यूल्स वो क्या कर रहे हैं, इनको सराउंड करके बस दूर दूर ले जाने में हेल्प कर रहे हैं, ऑलरेडी वो ब्रेक उतने ही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप इंटर आयनिक इंटरफेरेंस के बारे में समझाओगे तो क्या बोलोगे कि वहां पर क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे आप मतलब आफ्टर डाइल्यूशन जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव आयंस। ठीक है ना, लेकिन ऑलरेडी वो टूटे हुए उतने ही हैं। लेकिन इसके अंदर क्या करोगे, जो डाइल्यूशन के साथ क्या होता है ना, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनने लग जाते हैं, क्योंकि देखो वीकली का मतलब इक्विलिब्रियम ये होता है, इक्विलिब्रियम जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, या किसी बच्चे को पता ऑलरेडी पहले होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोसेस दोनों चलती हैं आपकी। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम मैंने इक्वल साइन लगाया, मतलब जितना फॉरवर्ड उतना ही बैकवर्ड, इसका मतलब तो यहीं पर यहाँ पर यही है ना। तो यानी कि अगर मैं बोलूं
कि 5% ही डिसोशिएट है। अगर मैंने ये बोल दिया जैसे कि एसिटिक एसिड है आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है, जितने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कुछ ना कुछ परसेंटेज ब्रेक होते हैं, 2%, 3%, 5%, ठीक है। तो वहां पर वो क्या होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल्स आपको क्या मिलेंगे, डिसोशिएटेड फॉर्म में मिलेंगे 100 में से। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल 5 मॉलिक्यूल्स ही ब्रेक हुए हैं। लेकिन जैसे डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन के बाद हो सकता है 10 या 15 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएं। तो डाइल्यूशन से हेल्प तो हो रही है मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में, ठीक है ना, इंट्रायनिक इंटरेक्शन को कम करने में। नेक्स्ट आपके पास मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑब्वियसली डाइल्यूशन कर रहे हो तो मोबिलिटी तो इंक्रीज होगी, हम प्रीवियस स्पेसिफिक में पढ़ लिया, वही लिख कर आना है। थर्ड जो आपके पास आता है नंबर ऑफ आयंस, वो यहाँ पर इफेक्ट डालता है नंबर ऑफ आयंस। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वही प्रीडोमिनेंट फैक्टर होते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कंडक्टेंस को डिसाइड करने में, है ना। तो जो आपके पास नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो आप बताओगे कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं ऑलरेडी 100 है, मतलब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते किसके ऊपर, मोलर कंडक्टेंस के ऊपर। जो मैं मोलर में समझाऊंगी वही इक्विवेलेंट में लिख के आ जाना, ठीक है ना। बस डेफिनेशन क्या है, ये 1 मोल के लिए रिप्रेजेंट होता है, वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए डिनोट होता है ना, मतलब रिप्रेजेंट करता है वो। तो सिमिलर वही चीजें हैं दोनों में कंडक्टेंस ही। तो मोलर के लिए जो लिखोगे वही इक्विवेलेंट के लिए फैक्टर्स लिख कर आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर क्या लिखोगे इसके अंदर, मोबिलिटी इंक्रीज, मोबिलिटी इंक्रीज। सिमिलरली इन दिस, क्यों, डाइल्यूशन के बाद है ना, डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऑन डाइल्यूशन यहाँ पर भी क्या होगी, मोबिलिटी इंक्रीज। नेक्स्ट क्या लिख के आओगे, थर्ड वन इज योर नंबर ऑफ आयंस। देखो यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ आयंस ऑलरेडी 100 थे, बस उनको दूर ले जाने में हेल्प करता है वाटर मॉलिक्यूल, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख कर आओगे, मोबिलिटी उसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल उनको दूर लेके जा रहे हैं, तो मूवमेंट ज्यादा अच्छे से हो रही है पहले कंपेरिजन में, है ना। और यहाँ देखो जो नंबर ऑफ आयंस होंगे, नंबर ऑफ आयंस वो कांस्टेंट रहेंगे, रिमेन्स कांस्टेंट। जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं मैंने आपको बताया ना 100 तो 100 ही रहेंगे, तो वो क्या रहेंगे, रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी 100% डिसोशिएटेड होते हैं, अल्फा इनकी 1 आती है, ठीक है। अभी बताऊंगी कि अल्फा क्या होता है, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को थोड़ा सा बताऊंगी यहाँ पर, ताकि आपको क्लियर कट ये पता चल जाए कि वीक के लिए क्या होता है, वो वीक के लिए दिया गया था आपका, ठीक है। यहाँ क्या बोलोगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। अभी बताया ना आपको, कभी स्टार्टिंग में 5% डिसोशिएट थे, फिर आपके 10, 15 डाइल्यूशन के बाद वो इंक्रीज होते जाते हैं, इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। और मैंने आपको यही बताया था कि जो नंबर ऑफ आयंस का इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर मोबिलिटी फैक्टर, है ना, क्योंकि मोबिलिटी तो दोनों में इंक्रीज हो रही है, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा नहीं, तो ऑब्वियसली डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, योर नंबर ऑफ आयंस। तो क्या लिखोगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स कांस्टेंट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सो नो इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन। हाँ ये लिखोगे, वेरी स्मॉल इंक्रीज, क्या लिखोगे, स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस, क्योंकि कंडक्टेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स कांस्टेंट है, बस थोड़ा सा मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम कह देते हैं कि क्योंकि 2 ही फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं कंडक्टेंस, इसलिए हमारी कंडक्टेंस थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है स्ट्रॉन्ग के केस में, लेकिन वीक में बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है, बिकॉज बोथ दीज फैक्टर्स इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ लिखो जो कंडक्टेंस होगी, या फिर आप लिख लो ना मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। जो मोलर कंडक्टेंस होगी क्या लिखोगे, दिस इज स्मॉल इंक्रीज, कंडक्टेंस में क्या होगा, स्मॉल इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, इसमें मोलर कंडक्टेंस में स्मॉल इंक्रीज होगा, बट यहां क्या होगा, लार्ज इंक्रीज, लार्ज इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। अब एक चीज और क्लियर करने वाली हूं, ये दोनों देखो, ये चीज कम इंक्रीज कर रही है, ज्यादा इंक्रीज कर रही है, फिर भी जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की ज्यादा ही रहती है एज कंपेयर टू वीक। देखो कैसे समझाती हूँ अभी, ठीक है। अब जो ये इफेक्ट होता है ना, वो हम एक चीज के थ्रू पढ़ते हैं। देखो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पर मेरे पास क्या है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ क्या होता है, दिस इज योर मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, या फिर आप ऊपर इसको सी लिख सकते हो, मतलब एट कंसंट्रेशन सी, फाइन। ये है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन,
जीरो लगाया ना ऊपर, नॉट सा लगाया जीरो, तो इसका मतलब क्या होता है, जीरो कंसंट्रेशन या फिर आपके पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट मतलब इतना डाइल्यूट कर दिया कि उससे ज्यादा तो कुछ आप डाइल्यूट कर ही नहीं सकते, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो कर दिया आपने, मतलब वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिल्कुल जीरो हो चुकी है, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं रहा अब, मतलब एन जो आपने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहता, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, ठीक है। -A/√C, तो देखो ये वाला जो फैक्टर है ना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम स्टडी करेंगे कोहरलॉश लॉ में, वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है, यहाँ पर जो आपके पास A है, ठीक है, C इज योर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो यहाँ से देखो दिस इज योर Y इज इक्वल टू -mx प्लस C। आप ऐसे करते हो ना, स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y जो होती है आपकी इस एक्सिस पे होता है, x आपकी ये एक्सिस होती है ना, तो यहाँ पर m क्या होता है, दिस इज योर स्लोप और c इज योर इंटरसेप्ट, है ना। इस तरीके से इसको उससे रिलेट करके देखो, y एक्सिस कैसे ड्रॉ करूंगी, दिस इज योर y एक्सिस, फाइन, दिस इज योर y एक्सिस के ऊपर क्या है आपका मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन c, इक्विवेलेंट लिख देना यहाँ पर, इक्विवेलेंट की बात होती है तो पर आपके बुक में सिर्फ मोलर कंडक्टेंस का बताया तो वहां पर यही मेंशन कर देना, ठीक है। कंसंट्रेशन देखो y इज इक्वल टू mx, m स्लोप क्या है a और √c क्या है आपके पास x एक्सिस, है ना, तो ये कंसंट्रेशन इस तरफ इंक्रीज कर रही है, मोलर कंडक्टेंस आपकी इस तरफ इंक्रीज कर रही है, ठीक है, दिस इज योर ग्राफ, ठीक है, बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन c एंड √c मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ देखो इंटरसेप्ट क्या है आपके पास, लैम्डा m नॉट, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ, मतलब आपके पास यहाँ ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस तक चलेंगे हम, वो आपके पास क्या होती है, इंटरसेप्ट, यानी C यहाँ पर देखो ये वाला C अलग है, ये वाला कंसंट्रेशन है, ये वाला C रिप्रेजेंट करता है आपके पास, क्योंकि हम आपके पास ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में, C आपको इंटरसेप्ट बताता है, आई लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इंटरसेप्ट है इसका मतलब, इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन से कितनी दूर तक आप एक्सिस पर ड्रॉ करोगे, जैसे कि अगर मैं y अगर यहाँ पर एक्सिस ले रही हूँ तो y के ऊपर ड्रॉ करना, अगर आप यहाँ पे x एक्सिस लेते तो x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करते ओरिजिन से, ठीक है, मतलब जीरो से हम कितना डिस्टेंस चलेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास आएगा आपके पास लैम्डा m नॉट, मतलब जीरो से ओरिजिन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, दिस इज योर, मतलब कहां पर ये इंटरसेक्ट होगी लाइन, ठीक है ना, तो वो बताता है आपको इंटरसेप्ट के बारे में, जैसे यहां से यहां तक और कहीं ड्रॉ नहीं करोगे, उसी लाइन के ऊपर y एक्सिस के ऊपर ही ड्रॉ करना है आपको, ओरिजिन से लेकर जहां तक, मतलब दिस इज योर, जो आपके पास ये डिस्टेंस आएगा ना, इसको हम लैम्डा और नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इंटरसेप्ट बताएंगे, ठीक है। हेयर ए रिप्रेजेंट, ए आपके पास एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट जो आपके पास है ए, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, ये जो होता है एक्चुअली आपके पास डिपेंड करता है आपने सॉल्वेंट क्या लिया, तो मैंने वाटर मॉलिक्यूल वाटर लिया है ना, तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर। नेक्स्ट इज योर टेम्परेचर के ऊपर, इसलिए आपको टेम्परेचर क्या करना है, कांस्टेंट रखना, ताकि आपके पास ए चीज कांस्टेंट रहे, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, तो वहां पर इफेक्ट अलग दिखता है, तो टेम्परेचर सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आप कांस्टेंट ही रखना, सॉल्वेंट कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो। नेक्स्ट आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ले लिया NaCl, तो ये कैसे डिसोशिएट होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि मेरे पास क्या है, यूनिवैलेंट, मतलब इसका भी एक मोल इसका भी एक मोल, यूनिवैलेंट हो गया। अगर मैंने ले लिया MgCl2, तो यानी कि Mg पॉजिटिव 2 प्लस 2Cl नेगेटिव, इसका 2 मोल इसका 1 मोल, इसका 1 मोल इसका 2 मोल, तो यानी कि यूनिबाई, इसको बोलते हैं यूनिवैलेंट बायवैलेंट। तो इस तरीके से नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, सिंपल, ठीक है। तो जिस तरीके AlCl3 होगा तो 1 यानी यूनिवैलेंट ट्राइवैलेंट, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सिंपल सा था, कई बार क्या होता है ना, ये एक ही पूछ लेते हैं आपकी, जब आप कोई भी चीज ना बता रहे हो तो पूरा बताना पड़ता है उसके बारे में, है ना, तो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो लिखना आपको, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, और जब भी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बताओगे तो एटलीस्ट ये बताकर आ जाना कि यूनिवैलेंट बायवैलेंट, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आप इस तरीके से लेना, यूनिबाई, ठीक है, यूनिबायवैलेंट। तो देखो अब यहाँ पर क्या है ना, ये चीजें तो क्लियर हो गई आपको।
अब ये चीज तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बैठती है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लेते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि ये किस किस फैक्टर्स के ऊपर, 3 फैक्टर दे देंगे, 3 फैक्टर ये दे देंगे आपको, एक फैक्टर देगा सॉल्यूट के बारे में, तो वहां पे सॉल्यूट आंसर होगा, मतलब कि इनकरेक्ट, है ना, कि कौन सा ऐसा फैक्टर जो डिपेंड, जिस पर आपके पास ए वाला फैक्टर जो है वो डिपेंड नहीं करता, यू कैन से, और यू कैन से स्लोप, क्योंकि एम यहाँ पर स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ए इज योर स्लोप, तो एम स्लोप है यहाँ पर, तो स्लोप जो आपका किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब सॉल्यूट का कुछ भी नेचर उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक फैक्टर को अगर, या तो आपको कई बार क्या करते हैं 4 फैक्टर दे देंगे, उनमें से मान लेते हैं एक तो आपका टेम्परेचर है, बाकी आपको कोई भी दूसरा दे देंगे तो आपको टेम्परेचर करके आना, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, अगर इस चीज को मैं यहाँ पर ही रद्द कर दूं, अब देखो यहाँ ध्यान से, वीक और स्ट्रॉन्ग में क्या इफेक्ट है वो ध्यान से देखना, ठीक है। वीक, अब ये जो स्ट्रॉन्ग के लिए आता है ना, स्ट्रॉन्ग के लिए तो ऐसे आता है, और वीक के लिए वही ग्राफ ऐसे आता है। वीक में मैंने ले लिया जैसे CH3 COH, एसिटिक एसिड ले लिया, और यहाँ पर ले लिया KCl, स्ट्रॉन्ग NaCl भी ले लो, KCl कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट लो, यहाँ एक पॉइंट लो, यहाँ एक पॉइंट लो, यहाँ, ये पॉइंट्स के थ्रू ड्रॉ किया गया एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। इसके अबाउट ले लो, इसके अबाउट यहाँ ले लो, ठीक है, इसके अबाउट यहाँ ले लो, इसके, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब एक चीज ध्यान से देखना, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग के केस में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग के बारे में हमने पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग मैंने आपको कहा था ना कि 100% डिसोसिएटेड ऑलरेडी होता है, तो मैंने क्या लिखा, कंडक्टेंस स्मॉल इंक्रीज होगा कंडक्टेंस में। देखो ध्यान से, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ डिक्रीज हो रही है, देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन इस तरफ क्या कर रही है, इंक्रीज, और इस तरफ क्या कर रही है, डिक्रीज, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि कंसंट्रेशन इस तरफ कम हो रही है, इसका मतलब डायल्यूशन बढ़ रहा है ना, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है, डायल्यूशन बढ़ रहा है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि डायल्यूशन का इफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं, तो डायल्यूशन किस तरफ कम हो रहा है, बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है डायल्यूशन, है ना। तो डायल्यूशन के साथ साथ आपकी जो कंडक्टेंस होगी, क्योंकि कंडक्टेंस देख रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, जो डायल्यूशन के साथ साथ कंडक्टेंस होगी क्या कर रही है, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब ये इंक्रीज हो रही है। आया समझ में, यही है सिंपल फंडा कि ये क्या कर रही है, स्मॉल इंक्रीज कर रही है। स्मॉल का मतलब क्या है, सिंपल इतना करा, नहीं तो क्या करता हमारा ज्यादा इंक्रीज कर रहा होता, एकदम से बढ़ता है ना, लेकिन यहाँ देखो धीरे 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 बढ़ रहा है, इसका मतलब स्मॉल इंक्रीज हो रहा है फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड। लेकिन मोलर कंडक्टेंस अब भी ज्यादा, देखो मोलर कंडक्टेंस ये वाला ग्राफ आपका शो कर रहा है, मोलर कंडक्टेंस अब भी ज्यादा है किसका, स्ट्रॉन्ग का, क्योंकि ऊपर आ रहा है ग्राफ में एज कंपेयर टू योर वीक। मतलब मैं आपको अभी समझाऊंगी इसका क्या है। देखो इसका इससे रिलेशन देना बिल्कुल भी नहीं है, इसकी मोलर कंडक्टेंस अभी भी ऊपर है, मतलब अभी भी ज्यादा है स्ट्रॉन्ग की एज कंपेयर टू योर वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन सिर्फ इतना है कि ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बस इतना है जो लिखी लाइन, ठीक है। लार्ज इंक्रीज ऑन डायल्यूशन, लार्ज इंक्रीज का मतलब क्या, जो ये लाइन लिखी है कि देखो डायल्यूशन इस तरह बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ रही है, डायल्यूशन ऐसे बढ़ रहा है, डायल्यूशन के साथ साथ मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि ये मोलर कंडक्टेंस आपकी बढ़ रही है, देखो एरो शो कर रहा है, बट इंक्रीज हो रही है, ये वाला इस तरफ डायल्यूशन, डायल्यूशन के साथ साथ डायल्यूशन इस तरफ इंक्रीज, मोलर कंडक्टेंस भी ऐसे इंक्रीज, देखो ध्यान से, यहां से ये इंक्रीज हो रहा है, देखो ध्यान से, इंक्रीज मोलर कंडक्टेंस विद, इस तरफ क्या है आपके पास, डायल्यूशन लिख लो, क्योंकि कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ेगी तो अब इसे डायल्यूशन उस तरफ घटेगी, लेकिन इस तरफ क्या करेगी, बढ़ेगी डायल्यूशन, इनवर्स रिलेशन है कंडक्टेंस कंसंट्रेशन का और डायल्यूशन का, ठीक है। तो डायल्यूशन इस तरफ बढ़ रही है, कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ रही है, अपोजिट एक दूसरे के बिल्कुल, है ना। तो अब देखो ध्यान से, अब यहाँ देखो ये एकदम से बढ़ती है, इसको लिखते हैं स्टीपली या फिर यू कैन से शार्पली। तो यहाँ लिखो जो लार्ज इंक्रीज हो रहा है यानी कि शार्पली, या फिर आप लिखते हो इसको स्टीपली, स्टीपली या फिर यू कैन से, स्टीपली लिखा होता है बुक्स में या फिर शार्पली, ये वर्ड यूज किया जाता है, इंक्रीज, शार्पली इंक्रीज इन कंडक्टेंस यानी मोलर कंडक्टेंस। यहां क्या लिखोगे, यहां पर लिखो जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस को हमने जी से रिप्रेजेंट किया था ना, कंडक्टेंस जी नॉट इंक्रीज शार्पली ऑन डायल्यूशन, सिंपल है, ये शार्पली इंक्रीज करती है, शार्पली इंक्रीज नहीं करती। देखो ध्यान, शार्पली का मतलब क्या होता है, एकदम से, मतलब देखो यहां तक इन दोनों के पॉइंट्स को मैच करने की कोशिश करो, देखो यहाँ पर इनके पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। अब ध्यान से एक बात बताना, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये बिल्कुल धीरे धीरे
एकदम इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तक आने के बाद ये एकदम बढ़ा है, एकदम इंक्रीज हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्टीपली। इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, ये जो एकदम से बढ़ना है ना यहाँ पर, उसके बाद तो चलो कांस्टेंट हो रहा है, इसके बाद एकदम से बढ़ा है, लेकिन ये एकदम से नहीं बढ़ रहा, ये आराम आराम से बढ़ रहा है, स्लोली स्लोली। तो ये शार्पली में नहीं आता। शार्पली या फिर स्टीपली का मतलब है एकदम से जंप मार जाना, ठीक है, एकदम से इंक्रीज हो जाना। तो वो किस केस में है, वीक के लिए। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं डायल्यूशन के लिए, डायल्यूशन के साथ, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है, इसलिए ये स्लोली इंक्रीज बिकॉज मोबिलिटी फैक्टर है यहाँ पर सिर्फ, ठीक। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं आपको ये चीज समझा देती हूँ, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर ध्यान, अब देखो आप पूछोगे मैम इसका मतलब क्या है कि एकदम से, देखो ये ऑलरेडी ऊपर है, इसका मतलब क्या है, मतलब इसी कंडक्टेंस जो है मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज यहाँ से हो रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, ये ऑलरेडी ऊपर है मोलर कंडक्टेंस। इसका मतलब क्या है मैम, वो जो नीचे, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज तो समझ में आ गया आई होप, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से, इसका मतलब ये है, जैसे मैंने बोल दिया मोलर कंडक्टेंस है NaCl की, क्योंकि ये आपके पास क्या स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और एक मैं मोलर कंडक्टेंस ले लेती हूँ एसिटिक की, जो कि है वीक एट कंसंट्रेशन C, ठीक है, क्योंकि हम इसी में देख रहे हैं ना इंक्रीज, किसमें, इसमें। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये मैंने मान लिया 500 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसकी मोलर कंडक्टेंस थी इनिशियल, ठीक है। इनिशियल कौन सी थी, ये वाली, यहाँ पर ये लगा लेते हैं 500 थी, तो 500 तो बहुत ज्यादा होती है ना। तो अब 500 से जब मैंने डायल्यूशन कर दिया, डायल्यूशन के बाद, हम डायल्यूशन का इफेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे, वो हो गई 550। मतलब यहाँ पर आकर देखो, मैं आपको बताऊंगी आगे, एक्स्ट्रापोलेट भी करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं ये हो गई 550, ये कितनी थी, 500 से 550 तक चली गई है ना। और ये वाली कितनी, अब देखो ये थी 100 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और डायल्यूशन के बाद ये हो गई, लगा लेते हैं 300। अब देखो जो मैंने आपको मीनिंग समझाया ना, ध्यान से समझने की कोशिश करना है एक बात को, ठीक है। देखो 100 ज्यादा है कि 500 ज्यादा है, ऑब्वियसली 500 ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं ये 100 है, देखो यहाँ पर ड्रॉ करोगे ना, तो ये आपके पास 100 आएगा, ये 550 आएगा, ठीक है, इतना समझ आया। तो देखो 100 से ये कितना बढ़ गया, 300, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं आएगा 300, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 100 से 300 चला गया, कितने का डिफरेंस आया, देखो ध्यान से, 200 का, है ना। यहाँ कितना इंक्रीज आया, 50 का, यानी यहाँ 50 ही बढ़ा, यहाँ पे 200 बढ़ गया, ठीक है। अब मैथमेटिकली देखो बिल्कुल उस चीज को जो मैंने लिखी थी, शार्पली इंक्रीज कहाँ हो रहा है, देखो ध्यान से, डायल्यूशन के बाद 100 से 300 चला गया, 200 का इंक्रीज हुआ, तो दिस इज अ शार्पली इंक्रीज, दिस इज अ ओनली एग्जांपल, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए चीजें जो लिखी गई हैं। 200 का इंक्रीज हो गया, यहाँ कितने का इंक्रीज हुआ है, 50 का इंक्रीज हुआ है, यानी कि इंक्रीज ज्यादा कहाँ हुआ, कंडक्टेंस में, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कहाँ हुआ है, वीक में इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो मैंने चीज बताई आपको, क्या बताया कि इसकी ऑलरेडी ज्यादा है, 500 तो ऑलरेडी पहले ही ज्यादा थी, और इसकी 100 पहले ही कम थी, इसकी तो बाद में एकदम से इंक्रीज हुई है, जिसका मतलब लिखवाया गया स्टीपली इंक्रीज। लेकिन इसका मतलब क्या लिखवाया गया था आपका, नॉट शार्पली इंक्रीज, मतलब 50 ही इंक्रीज हुई है, तो बहुत थोड़ी इंक्रीज हुई है। लेकिन ये ऑलरेडी ऊपर जो थी, यहाँ पर ऑलरेडी ज्यादा थी, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस आपकी यहाँ पर आती है, तो ये आपकी इंक्रीज मतलब ये ऑलरेडी ज्यादा थी, और ये वाली ऑलरेडी नीचे जो थी वो कम थी, यहाँ देखो, तो ये ऑलरेडी कम थी, ये ऑलरेडी ज्यादा थी, तो ये देखो ये ऊपर है। तो ऐसा नहीं बोलोगे, ये बोलोगे कि इनिशियली जो मोलर कंडक्टेंस है वो तो ज्यादा ही रहती है स्ट्रॉन्ग की, क्यों, क्योंकि उसके ऑलरेडी नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हैं पहले से ही, तो उसे और क्या ब्रेक करोगे। लेकिन हाँ, डायल्यूशन के बाद जो इफेक्ट देखा हमने वो ऐसे देखा गया, ठीक है ना। और ये जो पहले से इंक्रीज थी, इसका मतलब वो ऑलरेडी डिसोशिएटेड फॉर्म में था 100%, वो उसका मीनिंग ये है, ठीक है। और ये लेस डिसोशिएटेड था डायल्यूशन से पहले, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ। तो ये चीज मैंने ये समझाने के लिए बताया है कि ये तो सिर्फ 50% इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है, 200 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको, जो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, उससे हम क्या कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। एक्स्ट्रापोलेट एक वर्ड आता है आपके पास, देखो ध्यान से, का मतलब क्या होता है कि आप इसको यहाँ तक ज्वाइन कर सकते हो, मतलब आप इनफाइनाइट डायल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो बाय एक्स्ट्रापोलेट द
दिस लाइन और यू कैन से इन बाय द ग्राफ। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ अगर मैं इसको मिला दूं ना यहाँ तक, तो ये मेरे पास क्या निकला है, लैम्डा एफ नॉट, क्योंकि मेरे पास ये इंटरसेप्ट था पूरा ओरिजिन से लेके यहाँ तक। जो वैल्यू आएगी एक्सपेरिमेंटली वो किसकी आएगी, स्ट्रॉन्ग के लिए आएगी, यानी केसीएल के लिए आएगी, स्ट्रॉन्ग। फाइन, तो यानी कि ये वाली चीज जो इंटरसेप्ट है यहाँ पर, ये आप डिटरमाइन कर सकते हो बाय एक्सट्रापोलेटिंग द ग्राफ ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसे, लाइन ज्वाइन करके यहाँ तक, क्योंकि मुझे इंटरसेप्ट तो यही होता है मेरा, है ना, पहले ये इतनी थी लाइन, यहाँ तक थी, तो मैंने इसको बस ज्वाइन कर दिया ताकि मुझे वैल्यू डिटरमाइन हो जाए इस इंटरसेप्ट की। ठीक, ऐसे कर लोगे, क्योंकि स्लोप क्या होता है, dy बाय dx, तो m भी निकल गया, x की वैल्यू आपको बाय द पॉइंट से आप निकाल सकते हो जो आपको ग्राफ में दिया गया है ना, बहुत इजी होता है। स्लोप पता चल गया, c पता चल गया क्योंकि x की वैल्यू है, इंटरसेप्ट निकाल लोगे, और y क्या होता है, y एक्सिस पे ये वाला, ठीक है, जो आपको दिया गया कंसंट्रेशन c दी जाएगी जो, तो कोई वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। हम जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो मैं आपको पूरे क्वेश्चन कराऊंगी इसके बिहाफ पे कैसे आप सॉल्व करते हो, क्योंकि कई बार रीट में पूछा गया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस करेंगे, ये बस सोचना है कि मैंने इतना करा दिया, इसके बिहाफ पे सारे एक से बढ़ के एक अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ यही है जो इस कंडक्टेंस का हार्ट है पूरा, कि इसको समझ आ गया, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं मोस्टली जब भी आपके नीट में पूछे गए हैं, या फिर आप IIT में लगा लो, किसी में भी, तो सेम कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ध्यान रखना, जो वीक वाले हैं ना, इसमें लिख लेना कांट एक्स्ट्रापोलेट, उसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रापोलेट मतलब खींच कर उसको नहीं आगे हम लैम्डा कर मोल द कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, क्योंकि नॉट है ना यहाँ पर, या फिर जीरो कंसंट्रेशन पे आप इंटरसेप्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते। मतलब अगर ये ग्राफ आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऐसे है, तो ये ऐसे पैरेलल चला जाएगा, लेकिन आप इसको यहाँ ज्वाइन नहीं कर सकते, और ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं होगी कभी भी। तो मतलब क्या है, अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन नहीं करवा सकते कभी भी, क्योंकि इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि पूरी तरह कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होता ही नहीं है, और जब डिसोशिएट ही नहीं होगा तो मुझे पूरी वैल्यू कहाँ से मिलेगी। मतलब आप कितना डायल्यूशन कर लो, लिमिटिंग जिसको आप बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब एक लिमिट आ चुकी है, उसके बाद आप डाइल्यूट कितना ही कर लो, मतलब जितना हो सकता था उतना हमने कर दिया डाइल्यूट, उसके बाद मतलब कंसंट्रेशन जीरो हो चुकी है, अब डाइल्यूट करने का कोई फायदा है नहीं। तो यानी अगर मेरे पास 50% ही ब्रेक हुए हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी मुझे तो 100% डिसोशिएट करना था, तो वो तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या होता है, जहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर आप कह सकते हो जीरो कंसंट्रेशन, एक ही बात है। ठीक है, जीरो कंसंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसमें भी आपके पास ये 100% डिसोशिएट नहीं हुए, और जब डिसोशिएट ही नहीं हुए तो वैल्यू कहाँ से निकालोगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अंदर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में तो हो जाता है, इसलिए हमें वैल्यू डिटरमाइन हो जाती है एक्स्ट्रापोलेट करके, लेकिन वीक में नहीं हो पाती, क्योंकि आयंस ही नहीं ब्रेक होते पूरी तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में इतनी चीजें आई होंगी, और एक जाते जाते एक ऑस्टवर्ड डायल्यूशन लॉ बता देती हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम पढ़े ना ऑस्टवर्ड डायल्यूशन लॉ, और ये वाला एप्लीकेबल किसके लिए होता है, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये थोड़ा सा क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ये पता चले कि अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, और थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि कंसंट्रेशन के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है आपका डायल्यूशन। ठीक है, देखो कैसे, मान लेते हैं मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो इस तरीके से आपके पास डिसोशिएट हुआ। ठीक, अब यहाँ पर क्या किया आपने, नेक्स्ट मान लेते हैं मेरे पास इसकी कंसंट्रेशन C थी, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन इनिशियली 0 थी बिफोर डायल्यूशन। ठीक है, और जब आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, ये आप लगा लेना एट टाइम t 0, एट टाइम इक्वल टू 0, जब आपने स्टार्ट ही नहीं किया रिएक्शन, ठीक है, इनिशियली, और जब आपके पास कोई टाइम t के ऊपर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, उस टाइम पे क्या हुआ, C माइनस सी अल्फा एंड दिस इज योर C अल्फा। आपको ये पता होगा, क्योंकि ये नहीं पता क्या हो गया, जो कंसंट्रेशन थी उसमें से कुछ आपके पास जो अल्फा है, मतलब कुछ पार्टिकल्स निकल गए, मतलब डिसोशिएट हो गए। ठीक है, तो कितना डिसोशिएट हो, इनिशियल में से फाइनल माइनस करोगे, जितना डिसोशिएट हो गया उतना इसकी कंसंट्रेशन लेफ्ट रहेगी, और ये जितना डिसोशिएट होगा C अल्फा, जितना इसमें से निकला है उतना ही ये बनेगा। सिंपल, इतने डिसोशिएट होते उतने ही बन गए। अब यहाँ देखो, जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी C² अल्फा स्क्वायर एंड C
1 माइनस अल्फा ले लूँ मैं इसको, C 1 माइनस अल्फा, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या रह गया, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि इक्विलिब्रियम चैप्टर में आता है। मैं ये सिर्फ यहाँ से बताऊंगी आपको। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर देखो अल्फा बहुत कम है, अल्फा कितना कम है, देखो अल्फा इज लेस देन 1, यानी आप कह सकते हो ये ऑस्टोवर डायल्यूशन हो तभी एप्लीकेबल है जब इसकी 5% से कम होगा अल्फा। इसका मतलब क्या है, 5% मतलब सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए हैं। अल्फा का मतलब इतना ही ब्रेक हुआ है, 5% मतलब 100 में से 5 ही ब्रेक हुए हैं। यानी यहाँ पर कितना होगा, 100 माइनस 5 होगा और यहाँ 5 बने हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, ठीक है। मतलब यहाँ क्या आएगा 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 माइनस 5 यानी 95। इसका मतलब ये है, और यहाँ पर C अल्फा का मतलब क्या, सिंपल 5 है, ठीक है। तो 5% डिसोशिएट है, उससे कम डिसोशिएट होगा तो ही ये एप्लीकेबल है ऑस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ, इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोड है क्योंकि वो कम डिसोशिएट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर मैं बोलूं यहाँ से, अगर मैं बोलूं K इज इक्वल टू दिस इज योर C। अब मुझे एक बात बताओ, 1 अगर अल्फा लेस देन 1 है, इसको अगर मैं 1 मान लूं तो ऑब्वियसली जो 1 माइनस अल्फा है वो भी लेस देन 1 होगा। अब एक बात बताओ, 1 में से अगर मैं अल्फा मतलब 5%, यानी कि कितना हो गया 0.05, तो 1 में से माइनस 0.05 अगर मैं करती हूँ तो यानी कि बहुत कम डिसोशिएट हुआ है। 1 के कंपैरिजन में वो चीज बहुत छोटी है, मतलब 100 के कंपैरिजन में 5 मॉलिक्यूल टूटे हैं तो बहुत कम होंगे, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब 1 माइनस अल्फा इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या होगा, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, और K यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन होता है जो आपका आता है इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर। तो यहाँ से जो अल्फा निकल के आती है दैट इज अंडर रूट K अपॉन C। मैं आगे भी थोड़ा समझाऊंगी, इसको अच्छे से नहीं समझ आया तो। यहाँ पर सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि जो अल्फा है, ये देखो दिस इज योर अल्फा, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर अंडर रूट C, दिख रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी अल्फा बढ़ेगी, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब डायल्यूशन बढ़ेगा, डायल्यूशन बढ़ेगा तो यानी कि अल्फा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। देखो कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब कंसंट्रेशन कम मतलब डायल्यूशन ज्यादा, डायल्यूशन ज्यादा। देखो यहाँ पर अगर मैं अंडर रूट C को कम कर दूं, कंसंट्रेशन कम कर दूं तो अल्फा बढ़ेगी ऑब्वियसली। इतना समझ आया कि कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो अल्फा क्या होगा, ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है, डायल्यूशन ज्यादा, यानी डायल्यूशन ज्यादा होगा तो अल्फा ऑब्वियसली ज्यादा होगा। डायल्यूशन के साथ अल्फा इंक्रीज करता है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको मैंने लिखवाया था ना कि जो आपके पास अल्फा इंक्रीज करती है या फिर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं डायल्यूशन के साथ, तो वो एक इसका एक ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ये ज्यादा बेसिकली आपको नहीं बताना है इसमें, आप सिंपल ये बता सकते हो कि जो, क्योंकि आपको ये पता ही है ऑब्वियसली कि कंसंट्रेशन घटती है यानी डायल्यूशन बढ़ता है तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है। आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम इससे पूरे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो भी आप लिख सकते हो, या फिर कोई अगर ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।